एक बंद हॉस्टल का कमरा, रात का एकदम गहरा अंधेरा है, खिड़कियां पूरी तरह से कसकर बंद हैं और दरवाजा अंदर से लॉक है। कमरे में 3 दोस्त मौजूद हैं जो डर के मारे बस किसी तरह सोने की कोशिश कर रहे हैं। और अचानक एक आवाज आती है, टक टक टक। अरे बाप रे! दरवाजा पीटने की बहुत जोरदार आवाज आती है। लेकिन इसमें जो सबसे खौफनाक बात है ना, वो ये है कि कोई बाहर से दरवाजा नहीं पीट रहा था। बिल्कुल। दरवाजा अंदर से पीटा जा रहा था और पीटने वाला कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक्य है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसी ही सत्य घटना का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये कहानी विकल्स डॉग डोमेन नाम के यूट्यूब चैनल ने सामने लाई थी, जो 2012 में उत्तर प्रदेश के एक सरकारी कॉलेज के हॉस्टल में घटी थी। और पता है, जब हम इसे पहली बार सुनते हैं ना, तो ये कहानी शुरुआत में कॉलेज की उन आम शरारतों जैसी लगती है जो हर हॉस्टल में होती हैं। हाँ, वो जो सीनियर्स या बैचमेट्स करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी परतों को उधेड़ते हैं ना, तो ये मानवीय मनोविज्ञान, फिर उत्पीड़न जिसे हम बुलिंग कहते हैं, उसके गंभीर परिणामों और उस अज्ञात दुनिया का एक बेहद जटिल उदाहरण बन जाती है। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, बस हमारी नजरों से छिपी रहती है। सही कहा। और हमारा जो आज का उद्देश्य है ना, वो भी यही है। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि जब कॉलेज की वो पैक मेंटालिटी, वो जो एक झुंड वाली मानसिकता होती है लड़कों की, जब वो किसी अनजान और डरावनी दुनिया से टकराती है, तो मामला कितना खौफनाक हो सकता है। मतलब इस पूरी घटना को समझने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही विचार आ रहा था कि किसी अनजान इंसान को बेवजह परेशान करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे घने अंधेरे में किसी सोए हुए जंगली जानवर को छेड़ना। बहुत ही सटीक उपमा दी है ना? क्योंकि इंसान को कभी अंदाजा नहीं होता कि पलटने पर वो जानवर क्या निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। और ये चर्चा सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हम समाज में, या कह लें कि अपने आसपास के लोगों के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। सही बात है। मतलब किसी भी इंसान के अतीत के बारे में, उसके संघर्षों या उसके साथ जो भी मानसिक और शायद आध्यात्मिक साए चल रहे हैं, उनके बारे में बाहर से देखकर कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता। तो चलिए सीधा इस हॉस्टल की दुनिया के अंदर चलते हैं और इसे समझते हैं। तो कहानी के केंद्र में जो है वो है ईशान और उसके कुछ दोस्त। ये लोग मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और ईशान खुद को और अपने ग्रुप को ना डिफॉल्टर मानता है। अच्छा। डिफॉल्टर? हाँ, मतलब अगर हम कॉलेज की भाषा में समझे तो ये वो लड़के हैं जो हमेशा मजाक मस्ती करते हैं, दूसरों की टांग खींचते हैं और नियमों को तो बिल्कुल ताक पर रखते हैं। देखिए, यहाँ ये जो डिफॉल्टर शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, ये खुद में ही एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच है। अच्छा। वो कैसे? अक्सर समूहों में क्या होता है कि कुछ लोग खुद को हावी दिखाने के लिए, या कह लें अपनी खुद की असुरक्षाओं को छिपाने के लिए, इनसिक्योरिटी, बिल्कुल, उसे छिपाने के लिए एक ऐसा कूल और बेपरवाह रवैया अपना लेते हैं जहां दूसरों का मजाक उड़ाना उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन जाता है। सही बात है। और उनका ये मजाक उड़ाने का सबसे आसान निशाना बनता है उनका अपना ही रूममेट, जिसका नाम था विशाल। अब विशाल बाकी लड़कों से ना बिल्कुल अलग था। जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से वो बेहद शांत रहता था, थोड़ा डरा डरा सा रहता था, और उसे साफ सफाई की एक अजीब सी सनक थी, जिसे शायद हम ओसीडी कह सकते हैं। मतलब वो किसी को अपने बिस्तर पर बैठने तक नहीं देता था, अपने कपड़े किसी से शेयर नहीं करता था। हाँ। और उसके इसी अजीब व्यवहार के कारण दोस्तों ने उसका नाम ही परेशानी रख दिया था। मतलब सोचिए, एक इंसान का नाम ही परेशानी। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, ये जो नामकरण है और ओसीडी का ये जो रूप है, ये बहुत कुछ कहता है। मनोविज्ञान में ना, जब कोई समूह किसी व्यक्ति को उसके नाम के बजाय उसकी किसी कमजोरी के नाम से बुलाने लगता है, जैसे उसे चढ़ाना, बिल्कुल, तो वे अनजाने में उसे इंसान से एक वस्तु में बदल रहे होते हैं। इससे उनके लिए उस व्यक्ति के प्रति जो एक सहानुभूति होती है ना, वो खत्म हो जाती है। अच्छा, वो एम्पैथी खत्म हो जाती है। जी। और जहां तक ओसीडी की बात है, मनोविज्ञान में इसे सिर्फ साफ सफाई की पसंद नहीं माना जाता। अक्सर ये किसी गहरे ट्रॉमा या कह लें आघात का परिणाम होता है। ओहो। जब किसी इंसान को लगता है कि दुनिया उसके नियंत्रण से बाहर है और भयानक है, तो वो छोटी छोटी चीजों पर, जैसे अपना बिस्तर हो गया या अपने कपड़े हो गए, उन पर बहुत ज्यादा नियंत्रण बनाकर खुद को सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश करता है।
तो मतलब विशाल का बिस्तर उसका एकमात्र सुरक्षित दायरा था, उसका सेफ स्पेस। एकदम सही, उसका सेफ स्पेस। और सबसे पहली दरार उसी सुरक्षित दायरे में पड़ती है। होता क्या है कि कुछ महीनों बाद विशाल अपने घर जाता है। अब चूंकि उसे साफ सफाई पसंद थी, उसका बिस्तर हॉस्टल के उस कमरे में सबसे साफ और आरामदायक था। तो उन्हीं दोस्तों में से एक तय करता है कि यार विशाल तो है नहीं, मैं आज उसके बिस्तर पे सोऊंगा। अब देखिए, हॉस्टल में एक दूसरे के बिस्तर पर सोना बहुत ही आम बात है, हम सब ने किया है। लेकिन उस रात जो होता है वो बिल्कुल आम नहीं था। उस दोस्त को बहुत भयानक सपने आते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई भारी भरकम साया उसके आसपास खड़ा है। वहां पे? हाँ, और वो इतना डर जाता है कि रात में ही उठकर अपने बिस्तर पर वापस भाग आता है। मतलब उसकी इतनी हवा टाइट हो जाती है कि वो अगले दिन कॉलेज भी नहीं जाता। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सीमा पार की गई थी। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक गद्दे का इस्तेमाल करना नहीं था, ये एक ऐसे इंसान की पर्सनल बाउंड्री का अतिक्रमण था जिसने उस जगह को अपनी मानसिक शांति का केंद्र बनाया हुआ था। सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा इसे साइंटिफिक नजरिए से देखना चाहता हूँ। मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस दोस्त को अंदर ही अंदर पता था कि विशाल को ये सब पसंद नहीं आएगा? गिल्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो एक हल्का सा अपराध बोध या गिल्ट उसके अवचेतन मन में था, और उसी गिल्ट और एक नई जगह पर सोने की वजह से उसे वो बुरे सपने आए हों। ये बिल्कुल तार्किक व्याख्या है, और शुरुआत में सच बताऊं तो ऐसा ही लगता है। गिल्ट और नई जगह की वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस होना बहुत आम बात है। राइट। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समूह के बाकी दोस्तों की प्रतिक्रिया भी यही थी। उन्होंने इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया और इसे सिर्फ उस लड़के का वहम मान लिया। और बस यहीं से अहंकार की एंट्री होती है। उस ग्रुप में एक लड़का था, सोनू, जो मतलब इस ग्रुप का वो किरदार है जिसे खुद को सबसे होशियार साबित करने की एक चुल मची रहती है। हाँ, हर ग्रुप में एक ऐसा होता ही है। बिल्कुल। तो वो कहता है कि मैं सोऊंगा आज रात उस बिस्तर पर और साबित करूंगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। अब वो सोता है, लेकिन रात के करीब 1:30 या 2 बजे के आसपास वो बुरी तरह चीखता हुआ उठता है। ओहो। एकदम कांप रहा होता है, लाइट जलाता है। उसे भी हूबहू वही भयानक सपने आते हैं, वही उपस्थिति महसूस होती है और वही घुटन लगती है जो पहले तो उसको लगी थी। अब यहाँ से ना पैटर्न बदलना शुरू होता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, या जिसे हम विकासवादी मनोविज्ञान कहते हैं, उसमें एक पैक मेंटालिटी यानी झुंड की मानसिकता होती है। जब समूह को कोई खतरा या चुनौती महसूस होती है ना, तो वे अपनी ताकत साबित करने के लिए और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। अच्छा, मतलब बैक डाउन नहीं करते? बिल्कुल नहीं। सोनू का वहम तो टूट चुका था, लेकिन उसका जो अहंकार था ना, वो उसे ये स्वीकार करने से रोक रहा था कि वो गलत था। और वही अहंकार उन्हें उस क्रूर मजाक की तरफ ले जाता है जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। कुछ दिन बाद विशाल वापस आता है। सोनू उसे उकसाने के लिए ताना मारता है कि तू चला तो गया था, लेकिन अपने बिस्तर पे कौन सा भूत छोड़ गया था। अब विशाल ये सुनते ही बुरी तरह डर जाता है और वो तुरंत अपनी चादर पलटकर बिछा लेता है। मतलब वो समझ जाता है कि किसी ने उसके बिस्तर का इस्तेमाल किया है। देखिए, विशाल का गुस्सा न करना, बल्कि एकदम से डर जाना और चादर पलटना, ये उस व्यक्ति की निशानी है जो किसी ऐसे रहस्य को जानता है जिसे बाकी लोग नहीं समझ सकते। राइट, उसे पता था कुछ गड़बड़ है। हाँ, वो जानता था कि उस बिस्तर के साथ क्या जुड़ा हुआ है। लेकिन यार, वो लड़के यहाँ रुकते नहीं हैं। उसी रात जब विशाल सो रहा होता है, वे एक ऐसा प्रैंक करते हैं जिसे किसी भी तरह से मजाक तो नहीं कहा जा सकता। वे लोग सो रहे विशाल के कपड़े, मतलब लोअर तक उतार देते हैं और उन्हें कमरे के पंखे पर लटका देते हैं। ये बहुत ही भयानक है। हाँ जी। जब विशाल की नींद खुलती है, वो अपनी ये हालत देखता है, तो जो चीख उसके मुंह से निकलती है ना, वो बताते हैं कि वो इंसानी चीख कम और जानवरों जैसी आवाज ज्यादा थी। वो इतनी जोर से चीखता है और रोता है कि उन दोस्तों की रूह कांप जाती है। बाप रे। वो रात के अंधेरे में ही बस कपड़े पहनकर भागता है और सीधे वार्डन के पास पना लेता है। ये अब महज एक शरारत नहीं रह गई थी, ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न था। मतलब जब एक समूह किसी को कमजोर समझकर इस हद तक जलील करता है ना, तो वो एक इंसान के दिमागी संतुलन को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वो टूट चुका था। विशाल का वो खौफनाक चीखना ये एक इंसान की आत्मा के टूटने की आवाज थी। जब जुल्म इस हद तक पहुंच जाता है, तो अक्सर ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जो हमारी और आपकी तार्किक दुनिया की समझ से बहुत परे होते हैं। बिल्कुल। और इसके बाद विशाल वार्डन की मदद से हमेशा के लिए हॉस्टल छोड़कर घर चला जाता है। अब लड़कों को लगता है कि चलो भाई, मुसीबत टल गई। लेकिन यहां से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असली खौफ तो अब शुरू होता है। जो भयानक सपने और साए
पहले सिर्फ विशाल के बिस्तर पर महसूस होते थे ना, अब वो उन तीनों दोस्तों को उनके अपने बिस्तरों पर आने लगे। रातों की नींद उड़ गई उनकी। लेकिन बात सिर्फ सपनों तक नहीं रुकी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि रात के अंधेरे में उन तीनों लड़कों को सचमुच के थप्पड़ पड़ने लगते हैं। क्या बात कर रहे हैं, सच में थप्पड़? हाँ, उन्हें पीटा जा रहा था, लेकिन कमरे में मारने वाला कोई नजर ही नहीं आता था। यहाँ स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। देखिए, सपने आना या घुटन महसूस करना एक बात है, लेकिन शारीरिक रूप से आघात लगना, जैसे थप्पड़ पड़ना, ये बताता है कि अब मामला उनके दिमाग के भीतर का नहीं रह गया था। राइट, वो फिजिकल हो गया था। हाँ, बाहरी दुनिया में कुछ तो ऐसा था जो भौतिक रूप से उन पर प्रतिक्रिया कर रहा था। लेकिन मैं फिर से इस पे सवाल उठाना चाहूंगा। मतलब क्या ये मास हिस्टीरिया, या जिसे मनोविज्ञान में शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर कहते हैं, क्या ये उसका मामला नहीं हो सकता? मतलब विशाल के साथ जो उन्होंने किया, उसका भयंकर अपराध बोध और रातों की नींद खराब होने की वजह से, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनका खुद का दिमाग उनके साथ खेल रहा हो? गिल्ट अक्सर हेलुसिनेशंस पैदा करता है ना। ये एक बहुत ही शानदार तर्क है। अपराध बोध या गिल्ट निश्चित रूप से दिमाग को धोखा दे सकता है, और मास हिस्टीरिया में एक व्यक्ति का भ्रम दूसरे में फैल भी सकता है। हाँ, वही तो। अगर सिर्फ परछाइयां दिखने या आवाजें सुनने तक बात होती ना, तो आपकी ये थ्योरी 100% सही साबित होती। लेकिन मास हिस्टीरिया इंसान के गालों पर भौतिक थप्पड़ के निशान नहीं छोड़ता। पॉइंट है। ये चीज उन पर शारीरिक बल कैसे प्रयोग कर रही है। और ये बात ना तब और पुख्ता हो जाती है जब वो डर के मारे वार्डन के पास जाते हैं। अब वार्डन को भी यही लगता है कि ये बच्चे बस गिल्ट और वहम का शिकार हैं, इसलिए वो उनका कमरा बदलवा देता है। उन्हें एक ऐसा कमरा दिया जाता है जहां विशाल कभी गया ही नहीं था। अच्छा। लड़कों को लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, कमरा बदल गया। लेकिन नए कमरे में भी वही थप्पड़, वही डरावने सपने और वही खौफनाक उपस्थिति उनका पीछा नहीं छोड़ती। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, और वो ये साबित करता है कि वो नकारात्मक ऊर्जा या वो जो साया था ना, वो उस जगह से नहीं बल्कि उन लड़कों से जुड़ चुका था। मतलब वो अटैच हो गया था उनसे। बिल्कुल। स्थान बदलने से कर्मों के परिणामों से नहीं भागा जा सकता। सही कहा। और फिर आती है कहानी की सबसे खौफनाक रात, जिसने हर तार्किक व्याख्या को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। ये वही रात थी जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। वो दरवाजे वाली रात। हाँ, एक रात जब वे उस नए कमरे में सोने की कोशिश कर रहे थे, सोनू को अचानक दरवाजा पीटने की आवाज आती है। उसे लगता है कोई बाहर से खटखटा रहा है। वो डरते हुए उठता है और जैसे ही लाइट जलाता है, वो देखता है कि आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, दरवाजा अंदर से पीटा जा रहा था। ओहो, ये इस पूरे घटनाक्रम का वो बिंदु है जहां विज्ञान और तर्क पूरी तरह से दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल। मतलब कमरा अंदर से लॉक है, खिड़कियां कस के बंद हैं, दोनों दोस्त सामने लेटे हैं। कमरे में कोई तीसरा इंसान नहीं था जो दरवाजा पीट रहा हो, लेकिन भौतिक रूप से लकड़ी के दरवाजे पर चोट हो रही थी। उस दृश्य को देखकर सोनू अपना मानसिक संतुलन लगभग खो बैठता है। कोई भी खो बैठेगा। और वो जो रोना और चीखना शुरू करता है, वो रुकता ही नहीं है। मतलब मास हिस्टीरिया बंद कमरे के अंदर दरवाजे पर इस तरह के भौतिक प्रहार नहीं कर सकता ना, जिसे तीन लोग एक साथ अपनी खुली आंखों से देख और सुन रहे हों। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो उस अदृश्य शक्ति का ये ऐलान था कि तुम भाग नहीं सकते। तुमने जिसे छेड़ा है वो अब तुम्हारे साथ इसी बंद कमरे में मौजूद है। बाप रे। जब भौतिक चीजें इस तरह से प्रतिक्रिया करने लगे ना, तो इंसान समझ जाता है कि वो किसी ऐसी चीज के चंगुल में है जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर है। इसके बाद तो वार्डन के पास भी कोई जवाब नहीं बचता। वो तीनों को कुछ दिन के लिए अपने अपने घर जाने की सलाह देता है। अब ईशान घर जाकर अपने दादाजी को सब कुछ सच सच बता देता है। और अब यहाँ एक नया और काफी निर्णायक पहलू सामने आता है। ईशान के जो दादाजी थे ना, वो खुद तांत्रिक विद्या के अच्छे जानकार थे। वो पूरी बात सुनकर मामले की गंभीरता तुरंत समझ जाते हैं और ईशान से कहते हैं कि तुरंत अपने दोनों दोस्तों को भी यहाँ बुला लो। दादाजी का जो अनुभव था ना, वो उन्हें बता रहा था कि ये कोई साधारण मानसिक परेशानी नहीं है और इसे फोन पर या दूर से ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक सीधा पैरानॉर्मल अटैचमेंट था। बिल्कुल। दादाजी उन तीनों को 2 दिन तक अपने घर पे रखते हैं, उनका इलाज करते हैं, कुछ विशेष क्रियाएं करवाते हैं, और फिर वो जो खुलासा करते हैं ना, वो बहुत ही हैरान करने वाला था। क्या बताया उन्होंने? दादाजी बताते हैं कि उन रातों में जो भी उनके साथ हॉस्टल में हुआ, वो विशाल ने नहीं किया था। मतलब विशाल ने उन पर कोई जादू टोना या बदला लेने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि विशाल के साथ कोई अदृश्य शक्ति हमेशा से जुड़ी हुई थी।
जब इन लड़कों ने विशाल को नुकसान पहुंचाया तो उस शक्ति ने एक रक्षक के रूप में, एक प्रोटेक्टर के रूप में इन लड़कों को अपना शिकार बना लिया। यहाँ मैं एक उपमा का इस्तेमाल करना चाहूंगी। विशाल का वो ट्रॉमा बिल्कुल एक ऑटो इम्यून डिजीज की तरह था। ऑटोइम्यून डिजीज? वो कैसे? जैसे शरीर का डिफेंस सिस्टम खतरे को देखकर अति सक्रिय हो जाता है ना, और कभी-कभी अपने ही शरीर या बाहरी तत्वों पर अंधाधुंध हमला कर देता है, वैसे ही वो जो साया था वो विशाल को सुरक्षित रखने के लिए एक खूंखार रक्षक बन गया था। अच्छा, तो वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। हाँ, जैसे ही उन लड़कों ने विशाल की सीमा लांघी, उस अदृश्य सिस्टम ने उन पर सीधा और हिंसक हमला कर दिया। क्या बात है। और इस पूरी बात की जड़ तब समझ आती है जब ईशान वापस जाकर विशाल के पड़ोसियों से बात करता है। उसे पता चलता है कि विशाल की जो दादी थीं, वो असल में काले जादू यानी ब्लैक मैजिक की जानकार थीं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, हाँ, बचपन में ही विशाल पर किसी बहुत ही बुरी और अनियंत्रित आत्मा का साया पड़ गया था। उसकी दादी ने उसे बचा तो लिया था, लेकिन वो साया कभी पूरी तरह से गया ही नहीं। वो एक गहरे मानसिक आघात और एक अदृश्य साये के रूप में हमेशा हमेशा के लिए विशाल के साथ ही रह गया। इसी वजह से वो हॉस्टल में इतना डरा हुआ रहता था, और उसकी ओसीडी असल में उस साये और अपने डर को नियंत्रण में रखने की एक हताश कोशिश थी। ये जानकारी पूरे नजरिए को बदल देती है। मतलब विशाल कोई ऐसा लड़का नहीं था जिसका मजाक उड़ाया जाए। वो एक ऐसा इंसान था जो बचपन से ही एक गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध से गुजर रहा था। रोज लड़ रहा था वो। बिल्कुल, वो रोज एक खौफनाक दुनिया से लड़ रहा था और अपना बचाव कर रहा था। और इन लड़कों ने महज अपने मनोरंजन के लिए, अपने मजाक के लिए उसका वो सुरक्षा कवच तोड़ दिया था। सही कहा। लेकिन तांत्रिक विद्या और इन सब के बीच एक ऐसा विवरण सामने आता है जिसे सुनकर सच में सिहरन हो जाती है। मतलब वो शक्ति उन लड़कों तक पहुंची कैसे? माध्यम क्या था? वो माध्यम बहुत ही छोटी और रोजमर्रा की चीज थी, मोजे। जी हाँ, वो गायब हुए मोजे। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जब से विशाल हॉस्टल छोड़ के गया था ना, तब से उन तीनों दोस्तों के मौजों का एक एक जोड़ा गायब था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उसी साधारण सी चीज के जरिए उन पर वो नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही थी। मैं ये समझना चाहता हूं कि मौजे ही क्यों? एक साधारण सी चीज किसी इंसान के लिए इतना बड़ा दुष्स्वप्न कैसे बन सकती है? इसे समझने के लिए ना हमें एंथ्रोपोलॉजी और लोक कथाओं के एक बहुत पुराने कॉन्सेप्ट की तरफ जाना होगा, जिसे लॉ ऑफ कंटेजियन या सिंपैथेटिक मैजिक कहा जाता है। अच्छा, ये क्या होता है? दुनिया भर की प्राचीन मान्यताओं में ये माना जाता है कि जो चीज एक बार किसी इंसान के शरीर के संपर्क में आ जाती है, जैसे उसके बाल हो गए, नाखून हो गए या उसके पहने हुए कपड़े, वो उस इंसान की ऊर्जा या उसकी साइकिक सिग्नेचर को हमेशा के लिए सोख लेती है। तो मौजे? हाँ, मोजे दिन भर शरीर के सबसे निचले हिस्से में पसीने और इंसान की ऊर्जा के सीधे संपर्क में रहते हैं। तो उस अदृश्य शक्ति के लिए वो मोजे उन लड़कों तक पहुंचने का एक सीधा एंटीना या कह ले माध्यम बन गए थे। बाप रे। ये बात अपने आप में बहुत डरावनी है कि रोजमर्रा की सबसे साधारण चीजें कैसे एक भयानक हथियार बन सकती हैं। बिल्कुल। अंततः दादाजी के इलाज के बाद वो तीनों उस साये से मुक्त हो पाते हैं। विशाल वापस कभी उस कॉलेज में लौटकर नहीं आता। लेकिन ये घटना उन लड़कों के लिए एक ऐसा सबक बन जाती है जिसने उनका सारा अहंकार और वो जो डिफॉल्टर वाली मानसिकता थी ना, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वे जिम्मेदार इंसान बन गए, लेकिन यार इसकी कीमत बहुत भारी थी। अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें ना, तो ये सिर्फ एक हॉस्टल की डरावनी कहानी नहीं है। ये कर्म और दूसरों की मानसिक और शारीरिक सीमाओं के सम्मान का एक बहुत ही कड़वा सबक है। सही बात है। जब भी कोई व्यक्ति समाज को अजीब या कमजोर लगता है, तो उसकी कहानी जाने बिना उस पर हावी होने की कोशिश करना विनाशकारी हो सकता है। बुलिंग सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये किसी की चेतना पर सीधा वार है और उसका पलटवार हमारी तार्किक दुनिया की सीमाओं को तोड़ सकता है। और उस वार की गूंज कभी-कभी ऐसे रूप में वापस आती है जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाता। इस घटना में तो चलिए ईशान के तांत्रिक दादाजी ने सही समय पर हस्तक्षेप करके उन्हें बचा लिया, लेकिन चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात है। क्या ऐसी अदृश्य और नकारात्मक शक्तियां वास्तव में इंसानों या स्थानों से बंधी होती हैं, या फिर ये इंसान की खुद की नकारात्मक ऊर्जा, उसका अपना अहंकार और उसके ही बुरे कर्म होते हैं जो एक भौतिक रूप लेकर एक अंधेरे कमरे में खुद उसी के बिस्तर के पास उसका इंतजार कर रहे होते हैं? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। अगली बार जब भी कोई इंसान
किसी दूसरे को सताने या अंधेरे में छेड़ने की सोचता है ना, तो उसे एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये कभी नहीं पता होता कि सामने से कौन सा दरवाजा अंदर से खटखटाया जाने वाला है।